The adopted child is deemed to be the child of the adopter for all purposes. His position for all intents and purposes is that of a natural born son. He has the same rights, privileges, and the same obligations in the adoptive family. 12 का फर्स्ट प्रोवाइजो कहता है कि जो चाइल्ड अडॉप्ट किया गया है अब वो अपनी प्रीवियस फैमिली में शादी नहीं कर सकता है, या फिर दूसरा है एनी प्रॉपर्टी विच वेस्टेड इन द अडॉप्टेड चाइल्ड बिफोर द अडॉप्शन शैल कंटिन्यू टू वेस्ट इन सच पर्सन सब्जेक्ट टू द ऑब्लिगेशन if any attaching to the ownership of such property, including the obligation to maintain relatives in the family of his or her birth. Next है the adopted child shall not divest any person of any estate which vested in him or her before the adoption. इसका मतलब है कि अगर कोई प्रॉपर्टी थी जो कि ऑलरेडी उस अडॉप्टेड चाइल्ड में वेस्ट थी, तो जस्ट बिकॉज कि उसका अडॉप्शन हो गया है, अब वो किसी और फैमिली में चला गया है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी थी जो उसमें वेस्ट हो गई थी वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, वो एज इट इज़ बनी रहेगी, वो उस चाइल्ड से ही बिलोंग करेगी और वो उसी की संपत्ति मानी जाएगी. सेक्शन 13 है राइट्स ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स टू डिस्पोज ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. Subject to any agreement to the contrary, an adoption does not deprive the adoptive father or mother of the power to dispose of his or her own property by transfer inter vivus or by will. तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो अडॉप्टिव फादर और मदर हैं, चाहे वो इंटर वाइवस करें या विल के थ्रू भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द अग्रीमेंट टू द कंट्रारी. सेक्शन 14 है डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस. यदि कोई हिंदू किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करता है तो उसकी वाइफ जो होगी वो उस अडॉप्टिव चाइल्ड की अडॉप्टिव मदर कही जाएगी. सेकेंड है वेयर एन अडॉप्शन हैज़ बीन मेड विद द कंसेंट ऑफ मोर देन वन वाइफ. तो जो सीनियर मोस्ट वाइफ होगी उन सब में वो अडॉप्टिव मदर कही जाएगी और जो अदर्स होंगी अदर मदर होंगी वो स्टेप मदर्स कही जाएंगी. थर्ड है वेयर अ विडोअर और अ बैचलर अडॉप्ट्स अ चाइल्ड, एनी वाइफ हुम ही सब्सिक्वेंटली मैरीज शैल बी डीम्ड टू बी द स्टेप मदर ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड. मतलब है कि कोई अगर मेल है, हिंदू मेल है, वो किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करता है और चाइल्ड को अडॉप्ट करने के बाद अगर वो अपनी मैरिज करता है तो जो उसकी वाइफ होगी वो चाइल्ड की स्टेप मदर बोली जाएगी. सेम सर्कमस्टांस है कि वेयर अ विडो और अन अनमैरिड वुमेन अडॉप्ट्स अ चाइल्ड, तो अगर वो सब्सिक्वेंटली शादी करती है तो जो उसका हस्बैंड होगा वो उस चाइल्ड का स्टेप फादर कंसीडर किया जाएगा. नेक्स्ट है सेक्शन 15 वैलिड अडॉप्शन नॉट टू बी कैंसिल्ड. तो एक बार जब अडॉप्शन हो गया और वो अगर वैलिडली मेड है तो फिर उसको किसी भी तरीके से कैंसिल नहीं किया जा सकता है. नॉर कैन द अडॉप्टेड चाइल्ड रिनाउंस हिज और हर स्टेटस एज सच एंड रिटर्न टू द फैमिली ऑफ हिज और हर बर्थ. सेक्शन 16 है प्रिजम्पशन एज टू रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू अडॉप्शन. सो बेसिकली no writing or execution of any document is necessary on the validity of the adoption. So the fact of the adoption must be proved with the cogent evidence and the burden is on the person who sets an adoption. The law as to the proof of oral or written adoption is same as it was before the act. और burden of proof जो होगा वो उसी के ऊपर होगा, उस person के ऊपर होगा जो question raise कर रहा है adoption के ऊपर कि अडॉप्शन वैलिड है या वॉइड है. और जो सेक्शन 16 में प्रिजम्पशन है वो रिबटेबल प्रिजम्पशन है. द डिटेल्स इन डीड ऑफ अडॉप्शन इज ओनली अ प्रूफ ऑफ अडॉप्शन, दैट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द अडॉप्शन. केस था धन्नो वर्सेस तुहीराम जिसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था मियर प्लेसिंग ऑफ रजिस्टर्ड अडॉप्शन डीड विदाउट प्रूफ ऑफ द सेरेमनीज ऑफ गिविंग एंड टेकिंग and without proving that after adoption the adoptee was treated as his son by adopter, there is no valid adoption. Next है
जयसिंह वर्सेस शकुंतला, इस सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्व किया दैट सेक्शन 16 envisages a statutory presumption that in the event of there being a registered document pertaining to adoption, there would be presumption that adoption has been made in accordance with the law. सेक्शन 17 है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन पेमेंट्स। तो जब चाइल्ड को अडॉप्ट किया जाएगा तो वहाँ पे किसी भी तरीके का ना कोई पेमेंट होगी, ना रिवॉर्ड दिया जाएगा और ना ही किसी तरीके का कोई कंसीडरेशन दिया जाएगा। ये कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। अगर कोई कंट्रावेन करता है इन प्रोविजंस का तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 6 महीने तक की, या फाइन इम्पोज किया जा सकता है, या दोनों से पनिशेबल किया जा सकता है। नेक्स्ट है नो प्रोसिक्यूशन अंडर दिस सेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूटेड विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। चैप्टर 3 डील करता है मेंटेनेंस से। सेक्शन 18 है मेंटेनेंस ऑफ वाइफ। तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स के प्रोविजंस हैं रिगार्डिंग मेंटेनेंस टू द वाइफ। एक दिया है प्रोविजंस अंडर हामा 1956, एक तो यहाँ सेक्शन 18 में दिया है। नेक्स्ट है प्रोविजन अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, और तीसरा है प्रोविजन अंडर CRPC 1973 जो कि अब BNSS हो गया है, जिसमें सेक्शन 144 ऑफ BNSS में भी वो मेंटेनेंस वाइफ जो है वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती हैं। क्लॉज 1 बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन अ हिंदू वाइफ whether married before or after the commencement of this act shall be entitled to be maintained by her husband during her lifetime। सेकेंड है ये ग्राउंड प्रोवाइड करता है जो इनेबल करता है वाइफ को टू लीव सेपरेटली एंड क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड, अगर ये जो कुछ सर्कमस्टांसेस हैं अगर वो उनमें फॉल करती है तो, जैसे कि अगर हस्बैंड के द्वारा उसको डेजर्ट कर दिया जाता है या क्रुएलिटी की जाती है बाय द हस्बैंड। तीसरा है हस्बैंड सफरिंग फ्रॉम विरुलेंट फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। चौथा है हस्बैंड हैविंग अनदर वाइफ लिविंग। नेक्स्ट हस्बैंड अगर कॉन्क्यूबाइन रखता है, या वेयर द हस्बैंड हैज़ सीज टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन, या कोई अदर जस्टिफिएबल कॉज है तो वहाँ पे भी जो वाइफ है वो मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है। थर्ड क्लॉज बताता है A Hindu wife shall not be entitled for the separate residence and maintenance from her husband if she is unchaste or ceases to be Hindu by conversion to another religion। Next है section 19 maintenance of widowed daughter in law। section 19 प्रोवाइड करता है a Hindu wife, चाहे वो मैरिड उसकी जो उसकी मैरिज है वो इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले हुई हो या बाद में हुई हो, वो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के लिए आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड बाय फादर इन लॉ, प्रोवाइडेड दिया है एंड टू द एक्सटेंट दैट शी इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ आउट ऑफ हर ओन अर्निंग्स और अदर प्रॉपर्टी, और वेयर शी हैज़ नो प्रॉपर्टी ऑफ हर ओन इज़ अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस। कहाँ से कर सकती है? फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर हस्बैंड और हर फादर और मदर, या फ्रॉम हर सन और डॉटर इफ एनी और हिज और हर स्टेट। नेक्स्ट है एनी ऑब्लिगेशन मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी इन्फोर्सिएबल इफ द फादर इन लॉ has not the means to do so from any compulsory property in his possession out of which the daughter-in-law has not obtained any share, and any such obligation shall cease on the remarriage of the daughter-in-law। So basically under this section of this act, the father-in-law's obligation to maintain the daughter-in-law is not the primary obligation. It is not even a secondary obligation. It is a remote obligation. The father-in-law's obligation will arise only if the daughter-in-law is unable to maintain herself out of their own earning or other property। And next है the daughter-in-law in case she has no property of her own is unable to maintain maintenance from the estate of her husband, the estate of her father, the estate of her mother, या her sons or daughters or from their state।
नेक्स्ट है सेक्शन 20 मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट. So basically, the obligation to maintain one's children and aged or infirm parent is a personal obligation arising out of the personal relationship of parents and child. So, Section 20 of HAMA impose करता है obligation on both the parents and in respect of both legitimate and illegitimate children during the minority of children and makes it an obligation of sons and daughters to maintain their aged parents. पेरेंट्स में स्टेप पेरेंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं, ये सेक्शन 20 के एक्सप्लेनेशन में दिया गया है. सेक्शन 21 में डिपेंडेंट्स को डिफाइन किया गया है. तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर डिपेंडेंट मीन्स द फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड. पहला है हिज और हर फादर, नेक्स्ट हिज और हर मदर, हिज विडो सो लॉन्ग एज शी डज नॉट रीमैरी, नेक्स्ट है हिज और हर सन or the son of the predeceased son or the son of the predeceased son of his predeceased son. Next है his or her unmarried daughter or unmarried daughter of his predeceased son or the unmarried daughter of the predeceased son of the predeceased son. Next है his widow's daughter provided to the extent that she is unable to obtain maintenance from the estate of her husband, from her son or daughter if any, from her father-in-law or his father or estate of either of them. Next है any widow of his son or son of his predeceased son. Next है his or her minor illegitimate son so long as he remains a minor. And next है his or her illegitimate daughter so long as she remains unmarried. सो बेसिकली ये 9 लोग जो हैं वो डिपेंडेंट्स की मीनिंग में डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 21 ऑफ हामा में. सेक्शन 22 में है मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स. सेक्शन 23 है अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस. तो देयर इज़ नो फिक्स्ड रूल कैन बी लेड डाउन एज टू द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस विच ईच क्लेमेंट इज़ टू हैव. Each case is to be judged according to the nature of its circumstances. Maintenance depends upon the totality of all the facts, the amount of free estates, the past life of married parties, a survey of conditions and necessaries and rights of the members on a reasonable view of change of circumstances possibly required in future regarding being of course had to the scale and of the mode of living, the age, habits, wants, class of the parties. और बेसिकली ये कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट कितना मेंटेनेंस का अमाउंट है वो डिटरमाइन कर रही है. और जब कोर्ट डिटरमाइन करती है ये अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस तो वो कुछ फैक्ट्स को ध्यान में रखती है, जैसे कि द पोजीशन एंड द स्टेटस ऑफ द पार्टीज, रीजनेबल वांट ऑफ द क्लेमेंट, इफ द क्लेमेंट इज लिविंग सेपरेटली वेदर द क्लेमेंट इज जस्टिफाइड इन डूइंग सो. नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ द क्लेमेंट्स प्रॉपर्टी एंड एनी इनकम डिराइव फ्रॉम सच प्रॉपर्टी और फ्रॉम द क्लेमेंट्स ओन अर्निंग और फ्रॉम एनी अदर सोर्स. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ पर्सन्स एंटाइटल टू मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट. ये सारे फैक्ट्स को कोर्ट डिटरमाइन करती है. नेक्स्ट है सेक्शन 24 मेंटेनेंस क्लेमेंट टू मेंटेनेंस शुड बी हिंदू. तो अगर कोई पर्सन है वो कन्वर्ट हो जाता है हिंदू से किसी अनदर रिलीजन में तो फिर वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता है हामा के अंडर में. फिर है सेक्शन 25 अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस मे बी ऑल्टर और चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस. तो जो अमाउंट फिक्स किया गया था कोर्ट के द्वारा या किसी एग्रीमेंट के द्वारा मेंटेनेंस के लिए, तो आइदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट may be altered subsequently if there is a material change in the circumstances और वो जो alteration है वो justifiable है. Section 26 है debts to have priority. तो subject to the provisions contained in Section 27, debts of every description contracted or payable by deceased shall have priority over the claims of his dependents for the maintenance under this act. So basically जो debtors होंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी डिसीज्ड के डिपेंडेंट्स के ऊपर. नेक्स्ट है
मेंटेनेंस व्हेन टू बी अ चार्ज। सेक्शन 27 बताता है दैट द मेंटेनेंस व्हेन टू बी चार्ज, मेंटेनेंस कब चार्ज की तरह कंसीडर किया जाएगा। तो जनरली जो है डिपेंडेंस का जो क्लेम है फॉर द मेंटेनेंस अंडर दिस एक्ट वो चार्ज की तरह कंसीडर नहीं किया जाता है unless one has been created by the will of the deceased or by the decree of the court or by any agreement between the defendant and the owner of the estate portion या otherwise। सेक्शन 28 है इफेक्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी ऑन राइट टू मेंटेनेंस। नेक्स्ट है चैप्टर 4 जो कि रिपील्स एंड सेविंग से डील करता है। सेक्शन 29 में को रिपील कर दिया गया है। सेक्शन 30 में सेविंग्स दिया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द अनदर टॉपिक। थैंक यू सो मच।